नमस्कार। संगीत किसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है भला? सुबह संगीत, दोपहर संगीत, रात को संगीत और कई बार सोते सोते भी संगीत। वर्ल्ड म्यूजिक डे, विश्व संगीत दिवस, संगीत की बात और खास तौर पर आकाशवाणी, क्योंकि इस आकाशवाणी ने हमें संगीत के जिन सुरों से जोड़ा वो हमारी जिंदगी की अब थाती है। मेरे साथ हैं श्री राजीव कुमार शुक्ल। 1981 में आकाशवाणी की जो उनकी यात्रा शुरू हुई, उसका एक तरह का जो अंत है वो अपर महानिदेशक के तौर पर हुआ, लेकिन उसके बाद भी आकाशवाणी सांसों में बसा रहा। राजीव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार वर्तिका जी। ये जो संगीत है, संगीत को सहेजना, संजोना और अलग अलग विधाओं को इस दुनिया के साथ जोड़ना, क्लासिकल म्यूजिक, फोक म्यूजिक, सुगम संगीत, त्योहारों का संगीत, बॉलीवुड, संगीत के साथ आकाशवाणी, कौन सी यादें हैं आपके पास? देखिए, रेडियो के साथ संगीत, क्योंकि यहाँ बात अगर हम इससे शुरू करें कि आकाशवाणी ही नहीं, रेडियो मात्र से संगीत का बहुत ही गहरा और व्यापक रिश्ता है। आकाशवाणी में जहाँ तक मुझे स्मरण है कि एक ये विचार था, मान्यता थी कि जो हमारे किसी भी केंद्र के कार्यक्रम हैं तो उसमें उनका अनुपात ऐसा होना चाहिए कि 60% संगीत और 40% जिसे उच्चरित शब्द कहा जाता है, यानी वार्ता, कविता, कहानी, नाटक आदि आदि आदि, समाचार। तो संगीत तो रेडियो की प्राण वायु है, और प्लेटो ने कहा भी है कि संगीत आत्मा का स्पंदन है। तो इस अर्थ में अगर आप देखें तो रेडियो दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी जो भी रेडियो है उसमें संगीत का बड़ा हिस्सा होता है। अगर भारत में हम आकाशवाणी के संदर्भ में विशेष रूप से बात करें तो यहाँ रेडियो ने या आकाशवाणी ने संगीत में क्या किया? देखिए, संगीत की एक बहुत समृद्ध परंपरा इस देश में मौजूद थी जी। शास्त्रीय संगीत की बात करें तो उसमें दो बहुत बड़ी धाराएं हैं, हिंदुस्तानी और कर्नाटक। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे आप, जैसे शाखा प्रशाखा की शैली में अगर बात करें तो फिर उसमें गायन होता है और वाद्य संगीत होता है, वादन होता है। गायन में और वादन में साथ साथ सहयोगी वाद्य भी होते हैं। तो एक शास्त्रीय संगीत का ये रूप होता है। फिर उसके अंदर एक उप शास्त्रीय संगीत जैसी चीजें भी होती हैं। फिर उसके बाद सुगम संगीत होता है, जिसमें सामान्य लोगों की अगर समझ के लिए कहें तो गीत है, गजल है, भजन है, ये सुगम संगीत माने जाते हैं। और फिल्म संगीत भी सुगम संगीत का ही एक रूप है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और उसके बाद जो लोक संगीत है, जिसके साथ मानते हैं कि जहाँ से संगीत के आरंभिक स्पंदन जहाँ से आरंभ होते हैं, और जो सारे संगीत का उत्स है वो आदिवासी और लोक संगीत है। अगर मैं कहूँगा आदिवासी संगीत को भी जोड़िए, क्योंकि शुरुआत दरअसल वहां से होती है। आप भीमबेटका भी अगर देखेंगे तो वहां संगीत के कुछ दिख जाते हैं ऐसे। बहुत सही, आपने बहुत अच्छी मिसाल तो दी। जी, तो उसमें ये है कि ये जो और बाकी भी अगर आप जगह देखें तो संगीत की उकेरे हुए संगीत का आनंद लेते हुए, संगीत प्रस्तुत करते हुए छवियां उकेरी गई हैं। तो आदिवासी संगीत की विशेषता ये होती है कि वो सामूहिक ही होता है, क्योंकि अगर आप वन में रह रहे हैं तो शायद सुरक्षा के लिए भी और जीने की शर्त के तौर पर आपको समूह में ही होना होता है। इसलिए वो गायन हो या नृत्य हो, वो हमेशा समूह में मिलेगा। वो एकल गाता हुआ आदिवासी गायक वो शौक में घर में जंगल में अकेला गाए तो गाए, लेकिन जब वो परफॉर्मेंस होगी तो वो हमेशा इकट्ठे होगी। लेकिन उसके बाद जब लोक में हम आते हैं तो हम जानते हैं कि वो श्रम से जुड़ा है, श्रम की विभिन्न गतिविधियों से जुड़ा है, और उससे ही तरह तरह के फिर उसके रिवाज बनते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपको बताऊं कि बच्चों के जन्म पर या विवाह के समय ये बहुत सारे गीत तो हम जानते ही हैं। लेकिन ये है कि जैसे अगर आप बघेलखंड है मध्य प्रदेश में, वहाँ एक गीत होता है बेलन हाई। तो जब मैंने पूछा कि ये बेलन हाई क्या है तो मालूम हुआ कि जब
विवाह के समय, क्योंकि आजकल तो चीजें दे दी जाती हैं कॉन्ट्रैक्ट पर, पहले घर के लोग ही सब करते थे, तो जो पूड़ियां बेलते समय जो गीत गाया जाता था वो बेलन हाई है। अच्छा। तो आप सोचें कि इतने विस्तार तक चीजें जाती हैं कि किस किस क्षण तक कहाँ कहाँ जाना है। तो खेतों में काम करते समय और धान रोपने के और धान काटने के और सब तरह के गीत आपको मिलेंगे और देश भर में मिलेंगे और बोलियों में मिलेंगे। और ये भी एक माना जाता है वर्तिका जी कि जो लोक संगीत है वो आम जन का संगीत तो है ही, उसके साथ, क्योंकि ये भी हम जानते हैं कि लोक संगीत में ये नहीं कहा जाता कि ये फलाने का लिखा हुआ है, जी। वो एक लोक ने ही उसको रचा है जी। और आज के तारीख में बहुत से लोग ये मानने लगे हैं कि लोक संगीत यानी लोक गीतों की रचयिताएं अधिकांशतः महिलाएं रही हैं, क्योंकि वो अपने श्रम को कुछ हद तक उसका भार हल्का करने के लिए, कुछ अपने जीवन की उदासी और दुख और तकलीफों को बांटने के लिए और अपने सहेली भाव के अंदर भी, तो और बहुत से ऐसे गीत हैं जहां आप उस करुणा को, उस पीड़ा को देख सकते हैं। बिल्कुल। तो और इसीलिए शायद ऐसा भी हुआ कि पितृ प्रधान समाज में क्योंकि स्त्री की रचना थी तो उसके साथ नाम नहीं आया। हाँ। नहीं, ये शायद ऐसा भी हुआ। ये अगर उसका समाज शास्त्र देखेंगे तो शायद ये भी आएगा। तो बहरहाल ये लोक संगीत है और उसके बाद फिर बाकी सुगम संगीत की चर्चा हमने की ही। अब आकाशवाणी ने जो किया वो ये किया कि ये जो पूरी की पूरी थाती थी, खासतौर से शास्त्रीय संगीत से शुरू करें तो शास्त्रीय संगीत हमारे यहाँ कहाँ होता था? वो राजाओं महाराजाओं के यहाँ होता था, नवाबों के यहाँ होता था, या मंदिरों में उसका एक रूप था जो मंदिरों में प्रस्तुतिकरण होता था। लेकिन उसमें कुछ गिने चुने लोग आते थे जो आके बैठ सकते थे। तो रेडियो ने या आकाशवाणी, भारत के संदर्भ में हम जब कह रहे हैं, सबसे बड़ा योगदान तो मैं ये मानता हूं कि संगीत के आस्वाद का जनतंत्रीकरण किया। यानी वो हर व्यक्ति तक वो संगीत पहुंच गया, उसके विस्तार को उसने बहुत मतलब ये कि उसके लिए वो किसी राजा का दरबारी हो, मुसाहिब हो या किसी भक्त मंदिर का भक्त हो, जरूरी नहीं रह गया। आप अपने घर में, अपने खेत में, अपने साथ या रेडियो जहां है वहां पर वो संगीत पहुंचा। इससे एक आप कह सकती हैं एक रचनात्मक विस्फोट जैसा हुआ, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में इसके, जिसे आप जानती हैं कहा जाता है संगीत में तानसेन और कानसेन। तो कानसेन यानी संगीत को सुनने और समझने और उसका आनंद लेने वाले, उनकी संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि हुई। और फिर जब उनकी रुचि हुई तो नए विद्यार्थी और नए लोग सीखने वाले। तो मैं समझता हूं कि शास्त्रीय संगीत को पुष्पित पल्लवित करने में रेडियो का, आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और इसमें एक बार मुझे याद है मृणाल पांडे जी ने एक बार बातचीत में कहा था, जब वो प्रसार भारती की अध्यक्ष थी, कि भारत में संगीत में बहुत घराने हैं और इन घरानों में कई बार लाग डांट भी होती है और प्रतिस्पर्धा भी होती है, शास्त्रीय संगीत की बात अगर करें। लेकिन उन्होंने कहा कि आकाशवाणी ने सभी घरानों में अपनी स्वीकार्यता और सम्मान बना के रखा। तो एक ऐसा ये भी उसके जनतांत्रिक रूप का एक उदाहरण है और प्रमाण है। अच्छा, लोक संगीत की जब बात करें तो मैं ये कहूंगा कि लोक संगीत था, लोगों में लोकप्रिय था। लोग गाते बजाते और अपने श्रम को और अपने सुख को और अपने दुख को उसके जरिए व्यक्त करते थे। लेकिन उसका बहुत मान सम्मान था। वो बहुत, जिसे कहते हैं कि एक दस्तावेजीकरण कहिए, या वो बहुत शायद उतना नहीं था। लेकिन आकाशवाणी पर जब लोक संगीत आने लगा तो वहां भी हुआ ये कि कलाकार बहुत से नए आए। और मैं आपसे ये बात विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं बहुत दूरस्थ अंचलों में रहा हूं, मैंने काम किया है आकाशवाणी के, कि लोक संगीत के कई सितारे आकाशवाणी ने रचे। और इस तरह से एक पूरी की पूरी विधा, जो एक आप कह सकती हैं कि बहुत ज्यादा सक्रिय या सम्मानित अवस्था में नहीं थी, उसको एकदम से बढ़ा दिया और बड़ी तादाद में आपके गायक आए, कलाकार आए। और अब तो आप जानती हैं कि उसका बड़ा व्यवसायीकरण भी हो चुका है, वो एक अलग दुनिया है। लेकिन रेडियो ने ये किया। तीसरी चीज, सुगम संगीत की बात जब करें तो सुगम संगीत में ये हुआ कि एक नई बात, जो हालांकि इसमें एक केसकर साहब थे जो आजाद भारत में सूचना प्रसारण मंत्री थे, काफी समय रहे। जी। उनकी कुछ निर्णयों को लेकर, जैसे उन्होंने फिल्म संगीत का प्रसारण बंद कराया था, उसको लेकर मतलब आज भी बात होती है कि शायद ये सही निर्णय था कि नहीं था। पर उनकी अभिलाषा ये थी कि आकाशवाणी अपना सुगम संगीत रचे। और इसके लिए जो अच्छे गीत का, अच्छे कवि हैं,
सभी भाषाओं में उनकी अच्छी स्तरीय रचनाओं को संगीत में ढाला जाए। तो मतलब आप फिल्म संगीत को रोकने की बात से असहमत हो सकते हैं, लेकिन एक शालीन और उच्च स्तर का सुगम संगीत जिसमें गीत भी, गजलें भी, भजन भी, जिसमें सारे भक्त संगीत के हमारे रचनाकार, समकालीन रचनाकार जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, अगर हिंदी की हम चर्चा करें, और उसके बाद तमाम और लोग, तो ये सुगम संगीत भी रचा गया। और बात फिर यहाँ आती है कि जो शैदाई हैं गजल सुनने के, जो अच्छा गीत सुनने के शौकीन हैं, तो ये फिर वही बात आई कि जो कुछ भी आकाशवाणी पर आया, रेडियो पर आया, वो लोक संगीत हो, सुगम संगीत हो, शास्त्रीय संगीत हो, रविंद्र संगीत हो। रविंद्र संगीत में सोचिए रेडियो ने कितना काम किया। तो यानी किस तरह से नजरुल गीती हो, और दक्षिण में आप जाएंगी तो वहाँ कई परंपराएं वहाँ की, इन सब को आकाशवाणी ने जन जन तक पहुंचाया, और इस तरह से उसका जनतांत्रिकरण हुआ, लोकव्यापीकरण हुआ, और मैं समझता हूं कि इस पूरी थाती को न सिर्फ सहेजा बल्कि उसे संवारा और आगे बढ़ाया। तो कुछ बोलियां, कुछ भाषाएं जो थोड़ा सा खोने लगी थी, कुछ संगीत जो कहीं गुम हो सकता था, कुछ लोक संगीत जिसकी धुनें और जिसकी जो सुर थे अपने ही क्षेत्रीय एक ढांचे के बाहर नहीं आ पा रहे थे, उस सांचे से बाहर भी ले आया आकाशवाणी उसे, और पूरी दुनिया में उसे उसने प्रसारित किया। और एक और हिस्सा है जो फिल्मी संगीत था। लता मंगेशकर से लेकर मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, जगजीत सिंह, अनूप जलोटा, ये सभी नाम घरों के नाम हो गए। एक बात मुझे ख्याल आती है कि बड़ी चिट्ठियां आया करती थी आकाशवाणी के पास उस जमाने में। अब आज तो जमाना मोबाइल का है, लेकिन भर भर की चिट्ठियां आती थी और भर भर की फरमाइशें आती थी, और एक नाम अक्सर आता था झुमरी तलैया से, फला फला इस गाने की फरमाइश कर। दो जगह थी, हाँ, झुमरी तलैया और राजनांद गांव। तो राजनांद गांव तो मैंने आंखों से देखा है ये छत्तीसगढ़ में है, और राजनांद गांव की चर्चा अब ज्यादा इसलिए होती है कि मुक्तिबोध ने अपना बाद का समय वहां बिताया और अपना बहुत सारा महत्वपूर्ण सृजन राजनांद गांव में किया। राजनांद गांव में दिग्विजय महाविद्यालय है जहां पर वो पढ़ा रहे थे। कई जगह जिंदगी भर भटकने के बाद तो कुछ चैन की सांसें उन्होंने राजनांद गांव में गुजारी ली, और वही दुर्भाग्य से उसके बाद वो बीमार हुए, और वो एक अलग कहानी है। तो राजनांद गांव और झुमरी तलैया पर भी, यानी आपने ठीक कहा, बिहार में है वो, और वहां से नाम आते थे। लेकिन सच पूछिए तो ये जो चिट्ठी वाली बात है, ये चिट्ठी वाली बात संगीत में बहुत होता था। अच्छा, आपने चूंकि कहा, और मैंने उस समय जिक्र में शास्त्रीय, लोक और सुगम पर ज्यादा केंद्रित हुआ था। फिल्म संगीत तो देखिए उसके प्राण थे, क्योंकि सबसे लोकप्रिय संगीत था ये। मैं अपनी बात करूं कि जब मैंने रेडियो सुनना शुरू किया तो सबसे पहले फिल्म संगीत की ओर ही आकर्षण हुआ। और मुझे यहाँ तक याद है कि कौन सा वो गाना था जो पहली बार मैंने रेडियो पर सुन करके खुद गुनगुनाना शुरू किया था एक बच्चे के रूप में। तो और मोहम्मद रफी का गाना हुआ करता था। उसके बाद आप थोड़ा सा तो हम सुने वो गाना, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बदूर, तो ये गाना होता था। हाँ। और उसके बाद जो आपने कहा कि रफी साहब थे, मुकेश थे, मन्ना डे थे, और फिर किशोर कुमार। जब तक हम किशोरावस्था में आए तब तक किशोर कुमार आए, और फिर किशोर कुमार थे मौजूद, लेकिन उनका दौर आया, उनकी आंधी आई, उनका तूफान आया। आराधना फिल्म के साथ जब वो शुरू हुआ, और तो किशोर कुमार के गाने दिल में बस गए। अब हम लोग जहां गाते थे, मुझे आपने कहा कि स्मरण करने बैठे, तो मेरी बीएचयू में पढ़ाई के समय रैगिंग हुई। रैगिंग के समय एक सवाल जरूर होता था कि गाना जानते हो? अधिकांश बच्चे बोलते हैं नहीं जानते। फिर उनको तंग किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, जबरदस्ती गवाया जाता है। मैंने कहा जी गाता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो जरा सुनाओ तो बेटा, कि बड़ा तानसेन की औलाद बन रहे हो। तो मैंने कहा, तो मैंने गाना गाया, किशोर कुमार का गाना गाया, और बिल्कुल भाव में भर के गाया। कौन सा गाना गाया? ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये गाना गाया। तो उसके बाद मुझे कुर्सी दी गई और चाय मंगाई गई वैसे मेरे लिए। तो बहरहाल ये है कि ये संगीत जो है ये तो रात दिन चला है। इसने कितनी चीजें की। देखिए वर्तिका जी, आज भी ये होता है, दोस्तों में बैठते हैं, परिवार में बैठते हैं,
और मैं कहता हूँ ये गाना इस फिल्म का है, ये संगीतकार है, लोग कहते हैं आपको बड़ा पता है। तो मैं यही कहता हूँ कि देखिए हमने कोई कोर्स थोड़े किया, कोई पढ़ाई थोड़े इसकी होती थी। इसकी पढ़ाई का एक ही गुरु था, रेडियो सुनते थे, रेडियो पे गाने आते थे, गाने अच्छे लगते थे, याद रहने लगे रुचि होने के कारण। धीरे धीरे आवाजें तो पहचान ही गए कि भाई किसकी आवाज कैसी है। लता जी और आशा जी और गीता दत्त, मेरी बहुत प्रिय गायिका गीता दत्त रही हैं, शमशाद बेगम, मुबारक बेगम वगैरह वगैरह, बहुत सारे बड़े महान नाम हैं। और उसके साथ साथ ये कि गीतकारों के बारे में जानना शुरू हुआ। अच्छा, ये तो आप जानती होंगी कि ये भी पूरी यात्रा रही है। रेडियो पर पहले नाम कम होते थे, पर बाद में बाकायदा इसकी लड़ाइयां लड़ी गईं। पहले यानी गायकों ने लड़ाई लड़ी कि हमारा नाम होना चाहिए। लता जी ने भी उसमें आवाज उठाई थी। बाद में ये हुआ कि साहिर साहब ने कहा कि क्यों गीतकार का नाम क्यों नहीं। तो फिर ये हुआ कि तो हम लोग सीखने लगे। हमने हमारे लिए साहिर, कैफी, शैलेंद्र, मजरूह, इंदिवर ये नाम होने लगे कि ये कवि, नीरज, फिर बाद में नीरज के गीत आए, है ना, कितने सारे। और संगीत में धीरे धीरे समझ में आने लगा, थोड़ी रुचि थी इसलिए कि ये सचिन देव वर्मन की शैली है, ये मदन मोहन की शैली है, ये सलील चौधरी की शैली है, ये शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की शैली है। तो आप कह सकती हैं कि एक गुरु की तरह रेडियो ने हमें संगीत की, फिल्म संगीत की खास तौर पर कुछ बारीकियां सिखाई, जिसके दम पर आज तक हम बड़े जानकार बने बैठे हैं और लोग तारीफ करते हैं कि आपको बहुत मालूम है। वो मालूम कहाँ से है? किताबें तब थोड़े होती थी, अब तो हो गई किताबें जिनको आप पढ़ सकते हैं। पंकज राग जी की बड़ी अद्भुत किताब है, धुनों की यात्रा। धुनों की यात्रा, पंकज राग जी अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे विचारक हैं और बड़े प्रशासक तो हैं ही, लेकिन उनको मुकेश के गाने बहुत पसंद हैं। आप सोचिए, सुदूर अंचल जो बस्तर है, वहां पर मैं था आकाशवाणी में और पंकज जी उस समय IAS नए थे और वहां थे, और ये आकाशवाणी आ जाते थे और लाइब्रेरी में बैठकर गाने सुना करते थे। तो ये ऐसा जादू है। तो इसमें रेडियो ने बहुत किया है और लोगों ने फिर, आप सोचिए कि सिर्फ इतना ही नहीं हुआ कि आपने सुना। जैसे मैं तो बहुत समझिए कि बहुत सामान्य कोटि का, लेकिन बहुत बेहतर कोटि के, पता नहीं कितने लड़कियों ने सीखा। आज जो आप टैलेंट शो देखती हैं, उस टैलेंट, अच्छा आकाशवाणी ने तो ये काम भी किया ना बाद में। आकाशवाणी में एक आकाशवाणी म्यूजिक कंपटीशन होता था, जिसमें तय होता था कि इतने से यानी कम उम्र के बच्चे ही हिस्सा ले सकते थे, और वो सभी विधाओं में होता था। यानी आप सोचें कि उसमें ध्रुपद भी था, उसके अंदर वादन भी था, उसके अंदर गायन भी था, फिल्मी गाने नहीं होते थे लेकिन ये है कि तमाम और उसमें हर साल लोग चुनकर आते थे और कई उसमें से फिर सितारे भी बने। और इस तरह से ये है कि एक बड़े स्तर पर संगीत का स्वाद लेने का संस्कार, और जिसके अंदर प्रतिभा है उसे अपनी प्रतिभा को व्यक्त करने का संस्कार ये दिया। और इसलिए मैं समझता हूँ कि रेडियो और फिर आकाशवाणी ने संगीत के क्षेत्र में जो संगीत की लहरियां पूरे देश में और दुनिया भर में रही हैं, उसमें रेडियो के योगदान को तो आप भुला ही नहीं सकते। अब देखिए थोड़ा सा फर्क लेकिन आया है। आज की तारीख में अगर बात करें तो क्या हुआ है कि अब आज के जमाने में देखिए, पहले ऐसा हुआ ना कि पहले आपको गाना सुनना है तो रेडियो पे सुनेंगे, फिर या फिल्म का देखते समय सुन लीजिए या रेडियो पर सुन लीजिए। रेडियो पर कौन सा गाना कब है, तो आप अपनी पसंद गाना सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा, फरमाइश भेजनी पड़ेगी। जो आपने कहा चिट्ठियां आती थी, तो चिट्ठियां आती थी और कितने ध्यान से सुनते थे हम, और सुना करते थे कि नाम आएगा रेडियो पर नाम आएगा, लगता था मेडल मिल गया। उसके बाद फिर ये हुआ कि जब ये सिलसिला चल, फिर वो आप जानती हैं मैसेज का जमाना आया और ईमेल का जमाना आया वगैरह वगैरह। फोन पर आप इन्हें सीधे बात करके भी कर सकते हैं, ये तमाम चीजें उसके अंदर आती रही। उधर टेप रिकॉर्डर का जमाना आया तो कैसेट आए, लोग रखने लगे, लेकिन कोई भी एक व्यक्ति किसी रेडियो स्टेशन जैसा म्यूजिक उतना तो रख नहीं सकता। तो फिर भी एक उसका सुख था। एक और सुख ये था कि एक गाना आपने जानबूझकर लगाया कि ये गाना मुझे सुनना है, तो उसका एक आनंद अलग होता है। रेडियो पर गाना, अरे वाह बहुत दिन बाद ये गाना सुनने को मिला, इसका सुख अलग होता है। तो ये जो चीजें थी, मगर उसके बाद ये है कि आज के जमाने में अगर हम आए, बिल्कुल आज आ जाएं, तो आज सच्चाई ये है कि गाना आपकी पसंद का जो भी है, जब भी है, आप YouTube पर आप सुन सकती हैं। तो अब आज रेडियो पर संगीत वाले क्या करें, तो जो आज के जमाने की दुनिया में कहा जाता है ना वैल्यू एडिशन, अब वैल्यू एडिशन का जमाना है। आप गाना ही न सुनवाएं, गाने के साथ कुछ बातचीत भी करें, कुछ जानकारियां भी दें, कुछ दिलचस्प के साथ प्रसंग बताएं,
उससे क्या है कि लोग कहते हैं अच्छा, क्योंकि मैंने खुद आकाशवाणी में इसको आजमा के देखा, गाने की थोड़ी कहानी सुनाई, उसके बारे में कुछ बातें की, तो कई सुनने वाले कहते हैं अच्छा गाना तो सुनता था लेकिन ये हमको पता नहीं था। गाने का इतिहास भी था। आप जानती हैं अनु कपूर ने इस शैली को सुहाना सफर कई लोगों ने किया है, बहुत से लोगों ने किया है। तो ये लगातार आपको प्रस्तुतिकरण की शैली में नई चीजें लाना, नई चुनौतियों के साथ जोड़ना, ये तो करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि संगीत तो रेडियो का, देखिए जैसे हम लोग साहित्य में कहते हैं ना आप, स्थायी भाव और संचारी भाव, तो संगीत जो है वो रेडियो का स्थायी भाव है, ये मान के चलिए। विश्व संगीत दिवस पर आपसे बात करना बड़ा दिलचस्प रहा। एक बात ये भी है कि आकाशवाणी ने लगातार प्रयोग किए। आपने बात की शैलियों की, घरानों की, बोलियों की, और कैसे धुनों की यात्रा आगे बढ़ती गई और धुनों को संजो दिया, इतिहास को संजो दिया। और कुछ ऐसा भी हुआ कि जो रेडियो को बोलते हैं थिएटर ऑफ द माइंड, बिल्कुल, तो उसने प्यास बुझाई भी और उसने ये भी किया कि दिमाग में बहुत सारी तस्वीरों को बनाए रखने की क्षमता को भी बनाकर रखा। संगीत का दिवस है आज। ऐसी कोई एक चीज जो आपको लगता है जो बहुत उपयोगी है, जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स भी हैं या जो नए युवा हैं, उन्हें जानना बहुत जरूरी है कि संगीत, आकाशवाणी और इसका जो इतिहास है, इस सारे में ऐसा मर्म क्या है जो हमें हमेशा याद रखने की जरूरत है। ऐसा कुछ जो आकाशवाणी के सिवा कोई कर ही नहीं पाया। जैसे आपने डॉक्यूमेंटेशन की बात की, इतिहास को उसने संजो दिया। आज भी बहुत पुराना संगीत अगर कहीं मिल सकता है, आकाशवाणी में ही मिल सकता है। आज भी बहुत से कई लोक कलाकार, अगर उन्हें कोई मंच मिलता है तो वो आकाशवाणी ही मिलता है। तो आकाशवाणी के लिए एक कृतज्ञता का भाव जो अक्सर मुझे बड़ा कम दिखता है लोगों में, हम कृतज्ञ हों। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगता है वाकई ये हमारी कृतज्ञता के लिए सबसे जरूरी है, खास तौर पर विश्व संगीत दिवस पर? देखिए, मैं इस प्रश्न के तक आते आते एक आध बातों का जिक्र और करना चाहूंगा। जैसे मिसाल के तौर पर आकाशवाणी ने रेडियो पर तो संगीत प्रस्तुत किया ही, आकाशवाणी केंद्रों ने जैसे आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष संगीत सभाएं, इनका आयोजन भी किया। और आप समझें कि ये एक लगातार सिलसिला चलता था। और वो सभी शास्त्रीय भी, फिल्म संगीत नहीं, शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, आदिवासी संगीत, सभी शैलियों में ऐसे। और उसमें क्या होता था, वे कलाकार जो, अब मैं बस्तर में था, या बस्तर बहुत सुंदर इलाका है लेकिन दूर है, कठिन, थोड़ा पहुंचने में कठिनाई होती है। तो ऐसे कलाकार जिनके लोग सिर्फ नाम सुनते थे या जिनको उन्होंने सिर्फ रेडियो पर सुना या टीवी पर देखा होता था, रूबरू उनको सामने लाने में, क्योंकि ऐसी संस्थाएं कम होती थी, तो ऐसी सभाओं में वे कलाकार भी आते थे और लोग उनको आंखों से देखकर सामने बैठकर सुनने का, जो संगीत की महफिल कह सकते हैं आप, या संगीत सभा जो होती थी, तो उसमें उसका सुख पा सकते थे। उसके अलावा एक चीज जो और बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि बहुत से आकाशवाणी केंद्रों पर एक विशेष चीज होती थी, इस मास का गीत। दिल्ली केंद्र पर भी हमने उसे काफी किया और केंद्रों पर भी करते थे। उसमें होता यह था कि आप एक विशेष गीत चुनते थे और महीने में उसको कई बार प्रसारित किया जाता था। तो उससे क्या होता था, उसका भी एक अपने आप में एक विशिष्ट सुगम संगीत रचना बनती थी। तीसरी चीज, आकाशवाणी ने संगीत में एक और जो महत्वपूर्ण काम किया, मैं जो पहले कह चुका हूं, उसमें ये जोड़ी गई बातें हैं। एक समूह गान शिक्षा कार्यक्रम होता था। समूह गान शिक्षा में ये होता था कि कोई ऐसा गीत, और उसमें वर्तिका जी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मराठी, तमिल, कन्नड़, गुजराती, किसी भाषा का भी हो सकता था। मतलब हो सकता था क्या, होता ही था। एक बाकायदा चार्ट बनता था डायरेक्टरेट में कि इस महीने ये गीत, और उसमें फिर ये है कि एकला चलो रे रविंद्र संगीत के तहत, सुब्रमण्य भारती का ओ डिबेलियारू पापा, ये। अब आप सोचें, मैं छतरपुर में था जो बुंदेलखंड है मध्य प्रदेश में, और वो भी एक तरह का आप कह सकती हैं कि लगभग ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है। वहां एक स्कूल में बच्चों के फंक्शन में मैंने ओ डिबेलियारू पापा पर परफॉर्मेंस देखी। अच्छा। तो मैंने पूछा कि ये आप लोगों को तमिल गाना, उन्होंने कहा रेडियो पर सुना। तो उसमें होता ये था कि उसकी बाकायदा महीने में कई बार प्रसारण होता था, न केवल गीत का बल्कि उसका एक लेसन होता था कि एक गुरुजी बैठ के बच्चों को सिखा रहे हैं कि ये इसके बोल हैं, इसे कैसे गाना है,
तो उसमें तमिल के, मलयालम के, आप सोचें भारत जो कि इतनी भाषाई विविधता का देश है, यहाँ कितना बड़ा काम इस तरह से होता था जहाँ पर कि आप बच्चों को अपने देश के सर्वश्रेष्ठ ऐसे समूह गीतों को गाना सिखा लेते थे और फिर उसको गा करके वो उसको इस्तेमाल करते थे। तो ये होता था। उसके बाद मैंने आपको बताया संगीत सभाएं बताई। आकाशवाणी के अपने कार्यक्रमों में भी जैसे ये होता था कि संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम ये बहुत पहले शुरू हुआ, तो उसमें ये होता था कि बारी बारी से इस सप्ताह हिंदुस्तानी, अगले सप्ताह कर्नाटक, उसका संगीत होगा। फिर एक कार्यक्रम शुरू हुआ नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक, यानी क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत। उसमें फिर ये है कि आप जो सर्वश्रेष्ठ इस तरह का संगीत था, उसमें गजलें भी होती थी, उसमें रवींद्र संगीत भी होता था, उसमें अलग अलग जो क्षेत्रों का। तो आप कह सकती हैं कि ये देश जहां इतनी विविधता है, जो हमारी समृद्धि है, जो हमारा धन है, संपदा है हमारी, लेकिन उस विविधता को एक सूत्र में गूंथते हुए लोगों को ये एहसास कराते हुए कि ये सब कुछ हमारा है। ये असमिया का ये गीत भी हमारा है, मराठी का ये गीत भी हमारा है, क्योंकि गीत से ज्यादा आसानी से कोई चीज दिल में आती नहीं। तो वो जो संगीत के जरिए, अगर आप कह रही हैं कि सबसे बड़ी बात मैं किसे मानता हूं, तो संगीत के विविध भारती को लेकर एक आकाशवाणी के पूर्व जो सीईओ थे प्रसार भारती के और जवाहर सरकार, उन्होंने लिखा कि विविध भारती ने देश की इमोशनल इंटीग्रेशन, भावनात्मक एकीकरण में बहुत बड़ा रोल निभाया। तो मैं समझता हूं कि ये संगीत के जरिए वाकई मतलब उसमें संगीत ही नहीं है और चीजें भी हैं, लेकिन संगीत चूंकि सबसे ज्यादा लोकप्रिय चीज है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सबसे आसानी से लोगों तक पहुंचता है, पढ़ा लिखा हो न पढ़ा लिखा हो, साहित्य का ज्ञानकार हो न हो, लेकिन संगीत पहुंच जाता है। तो हर व्यक्ति तक संगीत पहुंचा और उसने इस पूरे देश को एक भावनात्मक, सांगीतिक, सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बांधा। संगीत यानी रूपक तो हम जानते हैं, जैसे फीचर कहते हैं, फीचर कई तरह के हैं, डॉक्यूमेंट्री फीचर भी होते हैं, लेकिन संगीत रूपक का अर्थ था जैसे मिसाल के तौर पर सूरदास की रचनाओं पर या दिवाली पर या होली पर या ऐसे पर्वों पर, तो ऐसे जो गीत हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, उसमें क्या होता था कि वो गीत आपने चुने, उसके साथ एक कमेंट्री लिखी गई जो उनको लिंक करने वाली और एक्सप्लेन करने वाली, और इस तरह से क्या था कि एक और तरह का शिक्षण भी होता था। आप जब उसे सुनते थे तो उसका महत्व समझते थे। जैसे लोक संगीत में ही होता था कि जब आप उसको प्रसारित कर रहे हैं तो बताते थे कि ये किस अवसर का गाना है। अब मैं नया हूं उस इलाके में, लेकिन मैंने कहा अच्छा ये गीत इस तरह से होता है, तो ये उसका एक लाभ ये भी होता था। तो आप कह सकते हैं कि उसका पूरा का पूरा एक समग्र रूप जो है, और मैं इस मामले में एक खास जिक्र करना चाहूंगा। आकाशवाणी जबलपुर में मैं था और वहाँ एक विवेचना नाम की संस्था है, विवेचना की स्थापना करने वाले लोगों में हरिशंकर परसाई भी शामिल थे, और उसमें फिर बाद में नाटक वगैरह हुए, जनगीतों का सिलसिला शुरू हुआ। विवेचना के कलाकारों ने क्या किया कि जो आमतौर पर कहा जाता है कि जो आधुनिक कविता है, जो छंद मुक्त कविता है, उसे संगीत में पिरोया जाए। आप जानती हैं गुलजार की उसमें एक है मेरा सामान लौटा दो, है ना, लेकिन उनकी एक है, लेकिन हम लोगों ने उसमें मुक्तिबोध, निराला, एकांत श्रीवास्तव, राजेश जोशी, इन तमाम कवियों की रचनाओं को वहां पर गाया गया, छंद मुक्त कविताओं, और उस पर फिर बाद में मैंने एक रूपक बनाया था, संगीत रूपक, जिसका शीर्षक था नई सूझ सुरों की। तो इस तरह से आप कह सकती हैं कि एक जो नवाचार है, इनोवेशन है, इस इनोवेशन को भी लगातार उसमें शामिल किया गया। तो संगीत और आकाशवाणी हमारी जिंदगी की सांस है, घनी छांव है, गुनगुनी धूप है, और इस संगीत ने हमें शिक्षित बनाने में, पहले से बेहतर इंसान बनाने में, और संगीत को तो समृद्ध किया। आपने जो बात की गीतकारों से लेकर, कवियों से लेकर, और ऐसे लोगों को लेकर, ऐसे कलाकारों को लेकर भी जो हिंदुस्तान के शायद किसी बहुत छोटे से कोने में दुबके हुए थे, उनको भी एक बड़ा विस्तृत आकाश उसने दिया। हम कृतज्ञ हैं आज के दिन विश्व संगीत दिवस पर आकाशवाणी की, और आकाशवाणी के उन प्रसारकों की जिसमें आप भी शामिल हैं, जिन्होंने संगीत के संसार को और भी गहन बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। क्योंकि अगर आप सभी नहीं होते तो भारत का संगीत वैसा नहीं होता जैसा आज हम सुन रहे हैं।
राजीव कुमार शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। आप जबलपुर से आए, आप आज दिल्ली में हैं और आपसे इस विषय पर इतनी विस्तृत चर्चा हो सके। आभार।